नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने और सवाल यही है कि तिरंगे के नाम पर राजनीति क्यों और राजनीति कर कौन रहा है। क्योंकि देश के साथ साथ हरियाणा में भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। राज्य की मनोहर सरकार इसे साकार करने में पिछले कई दिनों से जुटी हुई है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के शहर गांव ही नहीं है बल्कि गलियों तक में तिरंगे आपको नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। एक तरफ बीजेपी इस अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या तिरंगे पर राजनीति ठीक है। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का नारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और प्रदेश की मनोहर सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान को लगातार आगे बढ़ाने में कामयाब रही है। और 13 से 15 अगस्त यानी कि आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। हालांकि लोगों ने पहले से इसकी तैयारी की हुई थी, किस तरीके से तिरंगे लोगों को वितरित किए गए और इस अभियान को एक बड़ा अभियान बनाने की जो सफल कोशिश यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की ओर से, बीजेपी उसमें काफी हद तक कामयाबी हुई है। और हरियाणा बीजेपी ने यह तय किया है कि वो 10 लाख तिरंगे बंटवाएगी और इसके साथ ही 22 के 22 जिलों में यह तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर के साथ 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि क्या अपनी देश के प्रति अपनी भावना को दिखाने के लिए या देश प्रेम जताने के लिए क्या तिरंगा यात्रा में शामिल होना जरूरी है। यानी कि कांग्रेस की ओर से यह सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावत साहब जुड़ गए हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी रावत साहब, जो कांग्रेस कह रही है कि क्या अपने देश प्रेम को दिखाने के लिए इस यात्रा में शामिल होना जरूरी है क्या? अपना देश प्रेम दिखाने के अनेक तरीके हो सकते हैं जी। एक तरीका ये भी है, लेकिन जिस प्रकार का अपार समर्थन इस मुहिम को मिला है, जिस प्रकार हम जब आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, मैं अपने ऑफिस से अपने कार्यालय से बाहर निकलता हूं और देखता हूं कि हर छत के ऊपर एक तिरंगा लगा हुआ है, हर घर पर एक तिरंगा है, हर छोटा बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति जो है अपने हाथ में तिरंगा लिए जो है गली में जा रहा है, हर बड़े ऑटो पर, हर स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर तिरंगा उठाए घूम रहा है, लोगों ने अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाया है। और आजादी के 75वें महोत्सव पर जब देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, घर घर तिरंगा होना चाहिए, उस समय आकर इस प्रकार के अजीबोगरीब सवाल पूछना ये कांग्रेस के चरित्र को परिभाषित करता है। यह दिखाता है कि कांग्रेस जो है देश के हर सिंबल का किस प्रकार से अपमान करती है। जरूरी नहीं है, लेकिन इसका अपमान करना भी तो जरूरी नहीं है। अगर आपका ये सवाल पूछना कि भाई हर घर तिरंगा अभियान क्या देशभक्ति का प्रमाण पत्र देता है, ये शायद नहीं देता हो, लेकिन इसको अपोज करना, हर घर तिरंगे का अपमान करना, इस मुहिम का मजाक उड़ाना, ये जरूर ये प्रमाण पत्र देता है कि आपका राष्ट्र के प्रति स्नेह नहीं है। आप राष्ट्र के चिन्हों को, हमारे आदरणीय चिन्हों को, हमारे सम्माननीय और माननीय चिन्हों को का आप अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। आपके लिए राजनीति सर्वोपरि है, आपके लिए सत्ता प्राप्ति सर्वोपरि है और उसी सत्ता प्राप्ति की ललक में आपने देश का विभाजन कर सत्ता प्राप्त की थी, इसको भी यहाँ पर रिमार्क करना जरूरी है। उसी सत्ता प्राप्ति के कारण आपने नेताजी सुभाष का अपमान किया था और आपने सबसे पहले इस तिरंगे का अपमान किया था जब 30 दिसंबर 1943 में जब अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष ने पोर्ट ब्लेयर में यह तिरंगा लहराकर एक गवर्नमेंट ऑफ इन एग्जाइल घोषित की थी और उसको अंग्रेजों से मुक्त कर दिया था। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बाहर आकर उसको डी सेरेमोनियल किया, उसको मान्यता देना तो छोड़ो, नेहरू साहब ने तो यहां तक कहा था कि मैं सुभाष के विरुद्ध युद्ध लड़ने खुद जाऊंगा। ऐसा उनका एक इतिहास रहा है। तो आज
जरूर उन विषयों पर ध्यान करने की आवश्यकता है कि इस देश में तिरंगा लहराने पर कांग्रेस ने 1950 में प्रतिबंध क्यों लगाया, क्यों 45 वर्ष तक इस देश के हर नागरिक को तिरंगा नहीं लगाने का एक फरमान जारी किया 1950 में कांग्रेस ने। क्यों कुछ खास लोग ही तिरंगा लगा सकते थे, क्यों कुछ खास समय पर ही तिरंगा लहराया जा सकता था, क्यों हमारे प्राण से प्यारा तिरंगा जो है वो कुछ खास स्थान पर ही लग सकता था। इस सब का जवाब देने के लिए अगर आपके पैनल पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि ये लोग तिरंगे का कितना अपमान करते हैं, तिरंगे के प्रति कितना इनका अपमान का भाव रहा है। ये केवल गांधी परिवार, केवल वो फर्जी गांधी परिवार की चाटुकारिता में केवल संलीन है। इनको राष्ट्र प्रेम कतई नहीं है, इनके भीतर राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना कतई नहीं है। 1943 से लेकर 1950 तक और आज के आचरण भी निश्चित तौर पर इस बात को रिमार्क कर रहा है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने कहा था वंदे मातरम गाना जरूरी है क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर थिएटर में जब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान जनगण मन का भी इन लोगों ने विरोध किया था। तो ये हर राष्ट्र चिन्ह का विरोध करते हैं और सेना से सबूत मांगते हैं। इस प्रकार के लोगों को पूरे देश ने देख लिया है। ये देश राष्ट्र प्रेमियों का देश है, ये उनको देख रहा है और बड़े गौर से देख रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, अगर हर घर तिरंगा अभियान छिड़ा गया है केंद्र सरकार की ओर से और मनोहर सरकार इसको बखूबी आगे बढ़ा रही है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो सकती है? भाई, तिरंगा हमारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, हमारी आन बान शान है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या हो सकती है? आपत्ति क्या है आपको? आप भी उठाइए झंडा। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और किसने आपत्ति जताई है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आपत्ति तो एक जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो लोग आपत्ति कर रहे थे, जो आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, वो लोग आपत्ति कर रहे थे। मैं बताता हूं कैसे। वो जिन्ना के साथ मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के टुकड़े करने वाले जो लोग थे वो आपत्ति जता रहे थे। उन्होंने आरएसएस के जो अपने दफ्तर बनाए हैं, उन दफ्तरों में 52 साल तक झंडा नहीं लहराया। वो लोग आपत्ति कर रहे थे जिन्होंने 52 साल तक अपने जो आरएसएस के दफ्तर थे उसके ऊपर तिरंगा नहीं लहराया। ये वो आपत्ति करने वाले लोग थे। जिन लोगों ने देश आजाद कराया, जिन लोगों ने आजादी देश के लिए ली, वही तो, उन्होंने तो तिरंगा इजाज किया और उन्होंने ही तिरंगा आज तक इजाज है। मुझे ये बात की बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो भाजपा के लोग हैं आज तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। इन्होंने आज अपने हाथ में तिरंगा बड़े दिन के बाद पकड़ा है। मुझे खुशी है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूं कि ये भाजपा और जो अभी भी आरएसएस के लोगों ने तिरंगा नहीं पकड़ा, ये भाजपा के लोगों ने अभी तिरंगा पकड़ा। वो भी जिन लोगों आजादी का प्रतीक है उसको इन्होंने पकड़ा और मुझे इस बात की खुशी है। मैं फिर जताता हूँ, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग अपने मन से तिरंगा नहीं पकड़ रहे हैं, उस तिरंगे की अपमान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तिरंगा 20-20 रुपए में इनके पार्टी के अलग अलग इलाकों में भी बेचा जा रहा है और सरकारी संस्थानों से भी बेचा जा रहा है। 20 रुपए का तिरंगा बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। हमारे देश का प्रतीक तिरंगा, उसको बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ये समझना चाहिए आज भी, अभी प्रधानमंत्री लाल किले पे चढ़कर 15 अगस्त से पहले ऑर्डर करें कि तिरंगे को नहीं बेचा। अपनी जो तिरंगे के अपमान वाले करने वाले लोग, जिनकी शक्ल आप देखिए, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ इनका नाम है आरएसएस, जिन लोगों ने अभी तक भी अपने ऑफिस में झंडा नहीं लहराया। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। ऑफिस में झंडा नहीं लहराया। हाँ, ठीक है। लेकिन ढींगरा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि भाई ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का अभियान नहीं है, ये देश का अभियान है। अगर देश का कोई अभियान, देश के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है, तिरंगा उठाने की अगर बात कही जा रही है, हर स्कूल, घर, दफ्तर, गली मोहल्ले सब में अगर तिरंगा लगाने की बात की जा रही है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है।
हमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं, हमें खुशी है इस बात की कि तिरंगा को उठा लिया इन्होंने। फिर जो कार्यक्रम होता है, लेकिन 20 सर, रुपए जो में कार्यक्रम बेच रहे हैं, होता इस है, बात से आपत्ति है। और सर, दूसरी बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट, मेरी बात मैं भी तो आपसे सवाल कर रहा हूं। जो कार्यक्रम होता है उसमें विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाता है, लेकिन विपक्ष के नेता उसमें नहीं पहुंचते हैं। वो कहते हैं सरकारी कार्यक्रम है, हम इसमें शामिल नहीं होना है, और इसी को लेकर आपकी मंशा पर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं, सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम को बाइकआउट नहीं कर रहे हम उन आदमियों का बाइकआउट कर रहे हैं जो लोग 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, इन लोगों को तो ये नहीं मालूम तिरंगा होता क्या है, तिरंगे का रंग का मतलब क्या है, तिरंगे के अंदर जो 24 पेंसिल है उसका मीन क्या है। ये लोग क्या तिरंगा के बारे में जानते हैं? इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं। इन लोगों को 3 रंगों का मतलब नहीं पता। ये लोग ये चाहते थे कि उन 3 रंगों को खत्म कर दिया जाए। इन लोगों ने पूरी भरसक ट्राई की कि तिरंगे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये कर नहीं पाए। और आज ये तिरंगा अपने हाथ में उठा रहे हैं, ये हमें खुशी हो रही है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं फिर दोबारा कि ये लोग तिरंगे की मूल रक्षा करने में, उनको सेल करने में लगे हुए हैं। उसकी मूल रक्षा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है हमारा कहीं कहीं भी जनगण मन होता है, हम सब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ये जो हमारे आरोप लगा रहे हैं ना, उस तिरंगे के सामने खड़े होते हैं जब हम अपनी राष्ट्रगान का गीत गाते हैं, 20 रुपए में झंडा तो बेचा ये जा रहा है। हमारे हम लोग सभी तिरंगे के सामने खड़े हो जाते हैं और ये लोग तिरंगे को सेल कर रहे हैं। एक मिनट मुझे सुनिए तो सही। देखिए इनकी शक्ल देखिए, इस पार्टी का हिसाब देखिए, इस पार्टी का मूल मंत्र देखिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ढिंगरा साहब ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। आप बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि झंडे को 20 रुपए में बेचा जा रहा है। ये बात सही है कि ऐसी खबरें सामने आई? किसको प्रदेश, हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए ना आप। प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई, करनाल से भी ऐसी खबरें सामने आई, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ किया गया और ये कहा गया कि जहां भी ऐसा मामला सामने आता है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। तो किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। और 20 रुपए में जो झंडा देने की आप बात कर रहे हैं, ऐसे ये बात सही है कि मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ गए, दिलीप हर्षवर्धन जी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। दिलीप जी, आप कैसे देख रहे हैं? बताता हूं ना। हाँ ठीक है, बात आपने सवाल कर लिया, जवाब भी लीजिए। हम नहीं सर, आऊंगा मैं, एक मिनट मैं सबको जोड़ लेता हूं। सवाल कर लिया, जवाब लीजिए, मैं बताता हूं। हाँ ढिंगरा साहब, मैं आ रहा हूं। करनाल के अंदर वीडियो, एक सेकंड, करनाल के अंदर वीडियो वायरल हुई। 20 सेकंड जल्दी बोलिए। एक सेकंड, करनाल के अंदर वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो वायरल के अंदर जो डिपू वाला उसको 20 रुपए में बेच रहा है और वो ये कह रहा है कि मैंने अपने अफसरों से ऑर्डर आया, मुझे अफसरों का ऑर्डर था कि आप इसको सेल करेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनका तो डिपू कैंसिल कर दिया, जो मुझे पता लगा। अभी पता नहीं सरकारी सही बात है कि गलत है, या आप चेक करिए। और उसके बाद ये कहा गया कि स्वेच्छा से आदमी जाकर अपना झंडा 20 रुपए का परचेज कर सकता है, स्वेच्छा से पैसे देकर परचेज कर सकता है। उसमें भी ये बात कही है, 20 रुपए का परचेज कर सकता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। अरे भाई साहब, आप सेल तो कर रहे हो ना, मर्जी से तो तभी परचेज कर रहे हो, वो स्वेच्छा। आप सेल क्यों कर रहे हो? और आपके मैं 10 वीडियो भेजूंगा जिसमें बीजेपी के कार्यालय, बीजेपी के लोग, पोस्ट ऑफिस और जो। ठीक है ढिंगरा साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं सुन पा रहे? झंडा सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ढिंगरा साहब, समय कम होता है, मैं चाहता हूं सबके पास फिर से मैं दोबारा से आ जाता हूं। ठीक है दिलीप जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? आ रही है। हाँ, दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस अभियान को? आप कैसे देख रहे हैं? केंद्र सरकार ने एक बड़ा जो अभियान छेड़ा हुआ है और कांग्रेस की ओर से जो आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ इसके नाम पर देखने को मिल रहा है, इस अभियान के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? अमित जी, पहली बात तो कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज पर राजनीति होती है, चाहे वो चीजें देश हित में हो, जनहित में हो, राष्ट्र हित में हो या किसी के हित में, बल्कि तो राजनीति होना जरूरी होता है। और ये जो पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का पर्व नहीं है, राष्ट्र का, देश का पर्व है। और इस देश के पर्व को अगर सरकार के द्वारा, ये अलग बात है कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है और सरकार के द्वारा अगर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देश में हर घर पे तिरंगा लहराने की अपील करी जा रही है, तो सब बुराई क्या है? हर तिरंगा एक जज्बा होता है। देखिए,
आप अगर हाथ में तिरंगा पकड़ते हैं या आप अपने मुंह से राष्ट्रगान गाते हैं तो आपके अंदर एक मैंने फिर कहा, आपने मेरा वक्तव्य सुना नहीं, वो वक्तव्य जा नहीं रहा। ढींगरा जी एक मिनट, उनको सुन लीजिए ना भाई, उन्होंने शांति से सुना है आपको। मैं 20 रुपए की बात कर रहा हूँ, 20 रुपए की बात पूछिए इनसे। और अगर झंडा साइन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, पूछिए इनसे। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ उनको बात पूरी करने फेवर करेगी। और अमित जी, ढींगरा साहब, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ दिलीप जी, ढींगरा साहब का ये सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि जो 20 रुपए में झंडा दिया जा रहा है, भाई अगर झंडा आपने एक अभियान छेड़ा है तो उसमें आप फ्री में झंडा दे सकते हैं सभी को, सभी देशवासियों को फ्री होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना, उसके लिए 20 रुपए की जो कीमत आपने तय की है उस पर आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? अमित जी, पहली तो उसकी कीमत 20 रुपए नहीं है, 25 रुपए है और वो घर तक डिलीवरी की कीमत है। दूसरा, ढींगरा साहब से ये पूछिए कि जब ये सरकार ने अभियान नहीं चलाया था, इसके पहले भी झंडे बिकते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को सड़कों पर वेंडर्स बेचा करते थे, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते थे? और अगर सरकार ने अभियान छेड़ा है और सरकार इस अभियान का खर्चा या बोझ सरकारी खजाने पे नहीं डाल रही तो इसमें बुराई क्या है? भाई सरकार किसी राष्ट्र प्रेम को जगा रही है, उस राष्ट्र प्रेम का खर्चा सरकारी खजाने पर क्यों आए? अगर मैं राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं 25 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं 25 रुपए का झंडा अपने घर पे नहीं लगा सकता हूँ? इसको मैं बेचना नहीं कहूंगा, ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। 25 रुपए में आपके घर तक पोस्ट ऑफिस पहुंचा करके दे रहा है और नहीं दे रहा तो हम बाजार से खरीदने जा रहे हैं। और हम पहले भी खरीदते थे, पहले भी झंडे बिकते थे, या तो शुरू से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते तो ढींगरा साहब का ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस बार हर घर पे तिरंगा लहराने की बात हो रही है। पहले भी जब स्कूलों में प्रोग्राम होते थे तो बच्चे को तिरंगा दिया जाता था, कागज के तिरंगे होते थे, वो भी 10 रुपए के बिकते थे। अगर 10 रुपए का कागज की तिरंगे की बजाय 25 रुपए का कपड़े का तिरंगा मिल रहा है जो ड्यूरेबल भी है, जिसको आप रख सकते हैं, नजर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? राजनीति करने कोई बहाना होना चाहिए, मैं मानता हूँ। राजनीतिक पार्टियों को धर्म राजनीति करना है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जो देश बातें राष्ट्रहित से जुड़ी हो, जनहित से जुड़ी हो, आपसे भी जुड़ी हो, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ी हो। अगर आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसमें आपका कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है रावल साहब जवाब दीजिए। जो ढींगरा साहब आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी और बार बार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप उसको 20 रुपए में 25 रुपए में आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं कि हो सकता है वो उसको अफोर्ड ना कर पाए, जबरदस्ती आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपका जवाब? ये वाहियात बातें हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ये कांग्रेस के कार्यकर्ता किस जगह पर तिरंगे का मुफ्त वितरण किया करते थे, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मुफ्त शब्द तिरंगे के साथ लगाना भी कहीं किसी प्रकार से सम्मानित नहीं है। बाकी सारी बात का जवाब जो है दिलीप यशवर्धन जी ने बड़े बाखूबी तरीके से दे दिया है, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं नष्ट करूंगा। हाँ, एक दो बातें जो गुमराह करने की कांग्रेस वाले कांग्रेसी अपनी आदत से मजबूर किया करते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगा। तो उनको बता दूं, क्योंकि वो उनका मजाक बनता है, देश की जनता को तो पता है, उनको भी बता दूं, वो भी जानकारी पूरी ले लें कि ये रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई थी। ये आपके प्रिय नेहरू जी ने लगाई थी। नेहरू जी ने 1950 में एल्बम एंड नेम्स सेक्शन 3 उसका जो है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि तिरंगा खास स्थानों पर लग सकता है, खास व्यक्तियों द्वारा लगाया जा सकता है और खास समय पर लग सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन अगले 45 वर्षों तक रही, जब तक 22 सितंबर 1995 को डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने नवीन जिंदल जी की, जो कांग्रेसी हैं आज भी, कांग्रेस के, चलो नवीन जिंदल जी से पूछ लेना सच है झूठ है, वो बता देंगे, कि उनकी जो पेटिशन थी उसको अलाउ किया। और तब इस देश में आप हैरान हो जाओगे, ये देश जिसमें तिरंगे को लेकर असंख्य बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। यहां पर बेशर्मी से पूछते हैं कि फला बिल्डिंग पर तिरंगा क्यों नहीं लगा था, ढिमका ढिमकी क्यों नहीं लगा था, लेकिन इन लोगों ने, नेहरू ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। 1950 से लेकर 1995 तक प्रतिबंध था और यह नवीन जिंदल की पेटिशन पर जो है अलाउड किया गया, लेकिन इस बात को बेशर्मी से छुपा जाते हैं। यह कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन केवल यही तिरंगे का अपमान किया यह नहीं है, इससे पहले देश के आजाद होने से पहले 1943 में, बताना अपने समय में बताना, 30 सितंबर 1943 भारत की पहली सरकार अंग्रेजों से मुक्त हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री द गवर्नमेंट इन एग्जाइल
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा लहराया था, उसको डिसर्मोनाइज क्यों किया गया? उसको भारत की सरकार ने, जो कि नेहरू जी के उसमें बनी नेतृत्व में, आते ही सबसे पहले डिसर्मोनाइज किया और यह कहा कि कभी नेताजी सुभाष अगर जीवित मिल गए तो भी अंग्रेजों को सौंपेंगे, अगर मृत अवस्था में मिले तो भी उनके परिवार को नहीं उनकी लाश सौंपेंगे, वो भी अंग्रेजों को सौंपेंगे। इस प्रकार के घृणित काम किए और यही इनका पाप नहीं खत्म होता। 1950 में इन्होंने तीसरा पाप किया। इन्होंने कहा कि कुछ खास लोग ही तिरंगा लगा सकते हैं, कुछ खास स्थान पर ही लग सकता है, कुछ खास समय पर लग सकता है, वही इनका पाप नहीं था। इसके बाद इनके नेता ने कहा इंडिया इज इंदिरा। अमित जी सुनिए, मेरे लिस्ट है पूरी, आई हैव अ लिस्ट ऑफ देयर सिंस। इन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और अधिकांश स्थानों का नाम जो है इन्होंने गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर रखा। किस प्रकार से देश के असल बलिदानियों का, वीर बलिदानियों का अपमान किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक एक नहीं, दो नहीं, 3,27,000 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया। एक भी कांग्रेसी नहीं था, लाला लाजपत राय जी को छोड़ दे तो। 13,500 तो ब्रिटिश अधिकारियों की कलम के नीचे फांसी पर चढ़ाए गए, एक भी कांग्रेसी नहीं था। एक भी कांग्रेसी को कभी काला पानी की सजा नहीं हुई। मैंने पूछा, पिछले साल मैं जब अंडमान निकोबार गया था, मैंने पूछा वहां पर सेलुलर जेल के रिकॉर्ड से, मैंने पूछा कभी यहां पर कोई कांग्रेसी आया था? बोले नहीं आया था। बोले जी एक बार गांधी जी की चिट्ठी जरूर आई थी, मैंने सोचा कि किसी क्रांतिकारी वीर बलिदानी के लिए आई होगी। वहां पर पता चला एक अंग्रेजी अधिकारी को सर्दी जुकाम था, उसका हालचाल जानने के लिए चिट्ठी आई थी, किसी क्रांतिकारी के लिए चिट्ठी भी नहीं आई। ये लोग कहते हैं कि हमने बलिदान दिया, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, आपने असंख्य लोगों के बलिदान को छुपाया। ये पाप का पूरा देश मानना चाहता है। केवल नेहरू और गांधी का आपने महिमा मंडन करने के लिए 3,27,000 लोगों ने जान दी, एक भी कांग्रेसी नहीं था। उसका क्यों, उसका हिसाब कौन देगा? जवाब ले लेते हैं। मैं ये सीधा जानना चाहता हूं, आज जो ये तिरंगे का अपमान करके पाप कर रहे हैं, आज तक बलिदानियों का अपमान करते हुए पाप किया इन लोगों ने। इससे पहले राष्ट्रगान का अपमान किया, राष्ट्रगीत का अपमान किया, राष्ट्र समूह का किया। और राहुल गांधी बेशर्मी के साथ विदेश में क्या कहते हैं? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सॉरी राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये शरीर अंगों का समूह है, ये शरीर के अंग है। मैं कहना चाह रहा हूं, उनको उनकी समझ के ऊपर में जो है मैं लानत देता हूं, उनकी समझ के ऊपर किस प्रकार की है प्रकार से इनको समझ नहीं है। कभी कहते हैं सवाल आप उठा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। देखिए तिरंगा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये कहते हुए तिरंगा सुनिए अमित जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात इस वाक्य के साथ। तिरंगा हमारे 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड। अच्छा ठीक है, बोलिए। तिरंगा हमारे जानों से प्रिय है, तिरंगा हमारी संप्रभुता, बीच में मत बोलिए, तिरंगा हमारे प्राणों से प्रिय है, तिरंगा हमारी संप्रभुता का, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हम उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कांग्रेसी को आज देश की जनता देख रहे हैं किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। ठीक है ढींगरा साहब जवाब दीजिए। ये पर्सन तो एंकर को भी डांट देता है कि मेरे बीच में मत बोलो। सुनो, नहीं उन्होंने मुझे नहीं कहा, आपको कहा है, वो मुझे नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने आपको बोला है। अच्छा चलो मेरे को कह दिया होगा, मेरे को तो इनके आदत है इनको कांग्रेस को कोसने की। मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। हम तो आजादी के मतवाले लोग हैं। हाँ, हम आजादी के मतवाले लोग हैं। हमने आजादी कैसे प्राप्त की ये हमें पता है। हाँ। मेरे दादा भी फ्रीडम फाइटर थे। और सुन लीजिए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी है ना, उस कांग्रेस पार्टी में भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो उनके दादा थे वो गांधी के साथ थे, जो उनके फादर थे वो नेहरू के साथ थे, और जो खुद है वो इंदिरा गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे और राहुल गांधी जी के साथ भी रहे। हम लोगों ने फंदे चूमे हैं, क्योंकि इस तरह से चूमे हैं क्योंकि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है और देश को आजाद कराया, पूर्णतः आजाद। पूर्णतः आजाद का मतलब भी नहीं ये समझते होंगे, इनको ये बताना चाहूंगा। एक इनके सावरकर थे जो जिनकी ये काला पानी की बात करते थे, 29 चिट्ठियां माफीनामे की लिखी थी। माफीनामे की 29 चिट्ठियां की, मेरे को माफ कर दो अंग्रेजों, हम आपके तलवे चाटेंगे और हम आपके तलवे चाटते हुए आपकी सेवा करेंगे।
ये कहते थे ये लोग, और अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर देश को दो टुकड़े करने में जिन्ना के साथ मिलकर वायसराय के साथ जाकर दो टुकड़े करे देश के इन लोगों ने। ये थे अंग्रेजों के पिट्ठू, ये थे डरपोक लोग, ये थे जो ऊंची ऊंची बोलने वाले डरपोक लोग। उस समय के लोग समझते थे देश आजाद कैसे हुआ। देश आजाद क्रांतिकारी कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने कराया। सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी थे और भगत सिंह भी क्रांतिकारी थे, नेहरू भी क्रांतिकारी थे, लाला लाजपत राय भी क्रांतिकारी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी क्रांतिकारी थे। ये सभी लोग महात्मा गांधी के झंडे के नीचे, महात्मा गांधी की रहनुमाई के नीचे हम लोगों ने देश आजाद कराया। इन लोगों को क्या पता देश कैसे आजाद हुआ। झंडे की बात कर रहे हैं, हमारी आजादी गौरव यात्रा निकल रही है, देश की कोई बात आती है जगह पे आज तिरंगा उठाने की बात आ रही है, तिरंगा लगाने की बात आ रही है, मुझे टाइम तो दीजिए। आप टाइम पूरा मिलेगा सर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन टाइम पूरा मिलेगा आपको। मुझे टाइम दीजिए, ऐसे मत टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। आजादी की लेकिन अगर मेरे पहले मेरी बात सुनिए आप, ऐसे मेरे को बीच में मत रोकिए। इन्होंने अनइंटरप्टेड आपसे टाइम लिया और 5 सेकंड बाद में भी लिया, लेकिन मुझे जरूरी जानकारी देनी है आपको, मुझे आप सभी को जरूरी जानकारी देनी है। गौरव यात्रा साहब एक मिनट सुनिए ना पहले, 9 तारीख से 1 मिनट अमित जी सुन लीजिए, आप बोलिएगा ढींगरा साहब, मेरी बात तो सुनिए। अमित जी अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए मुझे तो थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ डिबेट 9 तारीख से लेके सुनिए, डिबेट का समय हमने बढ़ा दिया है। ढींगरा साहब समय मिलेगा आपको, एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात सुनिए पहले। बेचे बगैर पैसे के झंडे खरीदे। हाँ चलिए बोलिए, मैं कह रहा हूँ डिबेट का समय हमने बढ़ा दिया है, तो आपको समय मिलेगा। मेरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। नहीं सर, मैं तो एक जरूरी जानकारी मेरी बात सुनिए, बोलिए। आजादी की गौरव तिरंगा यात्रा सुनिए मेरी बात। 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा हम जो आजादी की मना रहे हैं, उसके अंदर पूरी तरह से कोई बगैर शुल्क के, बगैर किसी चीज के झंडे लेकर सारे के सारे देश के अंदर यात्राएं निकल रही हैं हमारी। उनको देखिए, कवर कीजिए उनको। लेकिन रावत साहब नहीं कवर करते तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, आजादी गौरव यात्रा, और वो 75 किलोमीटर हर स्टेट के अंदर चल रही है और 75 किलोमीटर हर जगह के अंदर। और मैं बताता हूं अब इन लोगों ने की करतूतें बताता हूं। अगर स्कूल है गवर्नमेंट के और प्राइवेट स्कूल है, उनको आदेश दिए गए हैं कि अगर आप लोगों ने स्कूल के बच्चों के साथ झंडा यात्रा ना निकाली तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, स्कूलों के खिलाफ। आपको बता रहा हूं और बताता हूं, ऑटो वाले उनके ऊपर मैंडेटरी है झंडा लगाना, अदरवाइज उनका चालान किया जाएगा। किस तरह से धमका के झंडे 10 करोड़ झंडा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये 25 रुपए 20 रुपए का झंडा 10 करोड़ झंडा सेल होगा और उसका पैसा किसको जाएगा? पूछिए इनसे, वो पैसा कहां जाएगा, कौन लेके जाएगा वो पैसा और कहां खर्चा जाएगा? ये लोग झूठे, इन जैसे झूठे मकार लोग, ये हमारे जो लीडर हैं उनको बताते हैं, इस तरह के वर्ड प्रयोग करते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस मक्कार पार्टी है, झूठी पार्टी है और झूठी बातें करने में ये माहिर है और ये यहाँ पे भी आके फैला रहे हैं, टीवी पे भी झूठ फैलाते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है ढींगरा साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। दिलीप जी, देश के इतिहास के बारे में मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप ही बता सकते हैं। रावल साहब कांग्रेस की गलती बता रहे हैं और ढींगरा साहब बता रहे हैं कैसे बीजेपी और आरएसएस दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इनके मन में कुछ और चलता है, दिखावा कुछ और करते हैं। हमें जी राजनीतिक मजबूरी है कि दोनों लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे और सच्चाई को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि इस देश के ऊपर जिसने भी बलिदान दिया वो इस देश का वासी था, बलिदानी था, हिंदुस्तानी था, कांग्रेसी और भाजपाई और कोई और पार्टी या किसी और संघ का वो बाद में था। हर व्यक्ति को इस देश की आजादी चाहिए थी और इस देश की आजादी के हर व्यक्ति ने जैसे जिसकी बन पड़ी, किसी ने शांति के मार्ग रास्ते पे चल करके, किसी ने अग्रेशन के रास्ते पे चल करके, किसी ने अपनी अलग फौज बना करके, किसी ने अपना बलिदान दे करके, किसी ने फांसी दे करके, हर व्यक्ति ने। देखिए इस देश में जो ह्यूमन नेचर है वो एक जैसा कभी किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। और जितने भी पार्टी वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो ह्यूमन है और अलग अलग नेचर के हैं, होते हैं, इसको कोई एक नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति ने अपने तरीके से देश की आजादी में अपना सहयोग दिया, अपना बलिदान दिया, समय दिया, तन मन धन सब कुछ दिया। और वहां पर तब तक एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जरूर बनाई गई थी जो भारत की आजादी की लड़ाई इसने शुरुआत करी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेसियों का कोई सहयोग नहीं है भारत की आजादी में।
या यूं कह लीजिए कि शुरुआत में सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करती थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी। उसी ने एक संघ बना करके, उसने एक संगठन बना करके आजादी की लड़ाई शुरू करी और सारे लोग उसी के बैनर के तले लड़ा करते थे। वहां भी जब विचारधारा नहीं मिलती थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अलग से अपनी रणनीति तैयार करी, भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने अलग से अपनी रणनीति तैयार करी। तो ये सहयोग सबका रहा। इस बात को नकारना कि वीर सावरकर का सहयोग नहीं था, गांधी जी का सहयोग नहीं था, नेहरू जी का सहयोग नहीं था या किसी का सहयोग नहीं था, मैं इस बात को नकारता हूँ। हर व्यक्ति का, हर बलिदानी का, हर देश के वासी का इस देश की आजादी में सहयोग था और उस आजादी के पर्व को आज भी पार्टियों से अलग होकर के हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। झंडे बिक रहे हैं, ये इल्जाम रावल जो कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं, मैं इसका भी समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई मैंडेट नहीं कि आपको झंडा सरकार से ही खरीदना है। झंडा लगाना है ये भी मैंडेट नहीं है, ये भी एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। होगा ही होगा, ऐसा सरकार ने नहीं कहा है। झंडा आप सरकार से ही खरीदिए, पोस्ट ऑफिस से खरीदिए, ऐसा भी सरकार ने मेरी जानकारी में नहीं कहा है। ये एक आह्वान है देशभक्ति की, आपका मन है तो आप लगाइए, नहीं मैंने तो मत लगाइए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हर व्यक्ति के व्हाट्सएप में डीपी जो है वो तिरंगे की होनी चाहिए। अब इसमें कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने लगाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया। कि नहीं लगा रहा उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई थोड़ी हो रही है, या तो झंडा नहीं लगा रहा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई थोड़ी ना होगी। ये एक आह्वान है देशभक्ति के लिए, देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए, और ये अच्छा है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। देखिए आज पूरे देश में पिछले एक हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त मन रहा है। पहले 15 अगस्त सिर्फ 15 अगस्त को मनता था, स्कूलों तक सीमित रहता था और सरकारी ऑफिस से झंडा फहरा के बात खत्म हो जाती थी। आज देखिए वो पर्व की तरह चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक त्योहार मनाया जा रहा है। वो एक हफ्ते से तैयारियां चल रही है, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे संगठन यही काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं इसको लेकर के। तो जब देश में इस तरह का माहौल बन रहा है तो इस माहौल में कोई बुराई नहीं। ठीक है, ठीक है। रावत साहब बोलिए, जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए स्पष्ट तौर पर आज ये हाँ रावत साहब, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी है मेरा, जो दिलीप जी कह भी रहे हैं कि भाई कांग्रेस का इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उसको भी अगर आप जीरो कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। इसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए इस देश की आजादी को 4 भागों में, उस स्वतंत्रता संग्राम को 4 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला भाग 1857 की जो सशस्त्र क्रांति थी, उस क्रांति को, जिसको हमारी पुस्तकों में गदर, बवाल और पता नहीं क्या क्या लिखकर पढ़ाया गया, ये विचारणीय विषय कि क्यों पढ़ाया गया। दूसरा भाग ऐसा हो सकता है जो हम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, जो है इस प्रकार के असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसको मान सकते हैं। तीसरा भाग नेताजी सुभाष की जो एक आजाद हिंद फौज वाली एक क्रांति है, जिसने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए थे, उनके पैर उखाड़ दिए थे, वो उस क्रांति को बोल सकते हैं। और चौथी क्रांति जो है, निसंदेह कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस से विद्रोह भी किया। कांग्रेस के अंदर भी 1905 बंगाल विभाजन के बाद एक अलग प्रकार की एक अलग जगी, गरम दल, नरम दल बना। वो कांग्रेस जो एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बनाई गई थी और अंग्रेजों की मदद करने के लिए बनाई गई थी, उस कांग्रेस में भी विद्रोह हुआ। लाल, बाल और पाल ने किस प्रकार 1905 के बंगाल विभाजन को एक तरह से 1911 तक आते आते उसको निरस्त नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को मजबूर किया कि कलकत्ता छोड़कर दिल्ली अपनी राजधानी बनाए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और उसी में जो है जाकर साइमन कमीशन के सामने 1920 के दशक में किसी प्रकार लाला लाजपत राय जी की दुखद मृत्यु हुई, उनको किस प्रकार लाठी भांजी की, वो एक कांग्रेस ही थे। इस पे कतई इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अमित जी आप मुझे केवल जो है आगे मुझे समय मत दीजिएगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए बताने के लिए। 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, हाँ मैं ये तथ्य की बात कह रहा हूं, 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा डोमिनियन स्टेटस का। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के नीचे हम जो है, हम देश के अंदर राज करना चाहते हैं, प्रशासन हमारे पास आ जाए, अंग्रेजों के अधीन आ जाए, हम जो है क्वीन एलिजाबेथ को जो है हम आंसर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज तक कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिलता कि 1929 से पहले कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कभी आजादी मांगी हो। तो क्या मैं ये मान लूं कि 1857 से लेकर 1929 तक इस देश के लिए आजादी की कोई संग्राम नहीं हुआ? हमें तो यही पढ़ाया सिखाया गया। इस सारी बात को लेकर आज तथ्यात्मक तौर पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई क्यों बौखलाए? जबरदस्ती हमें कहें कि जी फला आदमी चाचा था, गुलाब का फूल लगाता था। अब मेरे पास जो है, मैं जो है मेरे पास नेहरू मेमोरियल से कुछ तस्वीरें हैं आपके लिए। पहली बात तो ये मैं पढ़ता हूं एक लेटर जो है, जो मिस्टर क्लेमेंट आर्टिकल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड
लंदन को 27 दिसंबर 1945 को लिखा गया है। इसमें कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम, सुनने वाली बात है, ये छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा लेटर है। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम रिलायबल सोर्स दैट सुभाष चंद्र बोस, योर वार क्रिमिनल, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. It is clear territory. Territory का मतलब होता है गद्दारी, and betrayal of faith, गद्दारी फिर से, by Russian and Russia, as Russia has been the ally of British Americans, which should not have been done. Please take note of it and do what you consider proper fit. Yours sincerely, जवाहरलाल नेहरू। ये भी तो लेटर मेरे पास है। अब ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे या नेहरू से या सुभाष चंद्र बोस से लड़ाई लड़ रहे थे। एक मेरे पास और अखबार की कटिंग है, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं एक और मेरे पास अखबार की कटिंग है जिसमें जनसत्ता की है, और उसमें स्पष्ट तौर पर वो लिखता है कि मैं अगर सुभाष अंग्रेजों पर हमला करेंगे तो मैं सुभाष के खिलाफ युद्ध छेड़ूंगा। ये हेडिंग है। एक इन्होंने, जल्दी से मैं बात खत्म करता हूं, इन्होंने कहा अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तलवे चाटते थे। अब ये मेरे पास एक तस्वीर है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की, और ये तस्वीर है 28 मार्च 1947 की, एट द वॉइस रॉयस गार्डन, फर्स्ट गार्डन, एडवीना सिट्स ऑन सोफा एंड जवाहर सिट्स एट एडवीना's फीट। ये मैं दिखा देता हूं, ये मेरी नहीं है, ये तो नेहरू म्यूजियम की है। ये एडवीना को देख रहे हैं आप, ये एडवीना माउंटबेटन है। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थी क्या? और ये नेहरू कहां बैठे हुए हैं? पैरों में बैठे हुए। अब तलवे कौन चाट रहा था? मुझे बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए। मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से केवल 2 महीने पहले की तस्वीर है ये। मेरे लिए गर्व का विषय नहीं है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं क्यों मेरे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री थे, किस भी कारण से बने हो, किस भी तरीके से बने हो, लेकिन मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं तो उनका भी सम्मान करने को तैयार हूं। अरे आपको कैसे तकलीफ हो गई अगर कोई भी जो है, कोई राष्ट्रभक्त अपने हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा है, आप उसका क्यों अपमान करना चाहते हैं? आपके लिए केवल गांधी और ये नकली गांधियों की किस प्रकार से आप स्तुति गान करते हैं। आपको लगता है कि किसी और की अगर राष्ट्र की स्तुति गान होने लग जाएगी तो उनका करिश्मा कम हो जाएगा। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है हमारे लिए हर कोई सम्माननीय है। जिसने 1 इंच भी चला हो इस देश के लिए वो हमारे लिए सम्माननीय है। चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, चाहे वामपंथी हो। असंख्य वामपंथियों ने भी जेल भुगती हैं। लेकिन जो लोग अपने जेलों के अंदर सेक्रेटरी रखा करते थे, जिनको सेक्रेटरी रखने तक की अनुमति थी, जो जेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, अब ये देश ये तो जानना चाहता है ना साहब वो कैसी जेल थी। एक वीर सावरकर को तो जेल मिली काला पानी की। आप में से कोई कांग्रेसी को काला पानी नहीं भेजा गया। वीर सावरकर को 2 जन्मों की दी गई, 2 जन्म, 70 साल की सजा दी गई, और कोल्हू की बैल की तरह उनसे तेल निकलवाया गया। और नेहरू साहब जो है वो किताबें लिख रहे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, उनको सेक्रेटरी तक मिला हुआ था। अमित जी, आप एक बहुत सीनियर एंकर है, आपके पास भी सेक्रेटरी नहीं होगा। उस जमाने में जेल के अंदर सेक्रेटरी दिया हुआ था, उनकी मर्जी का कुक दिया गया था। ये किस प्रकार की आजादी में नूरा कुश्ती कर रहे थे? किसको बेवकूफ बनाते रहे इतने वर्षों तक? इतना तो बताइए कम से कम। और मैं फिर भी सम्माननीय कह रहा हूं, आप अगर उनको प्रेरणा पुरुष मानते हैं तो मेरा उनका भी सम्मान है। हो सकता है कभी उनके मन में भी ये बात सोच जागृत हुई होगी कि देश के लिए कुछ करना है। मैं नेहरू जी का अपमान नहीं करना चाहता और करूंगा भी नहीं, मेरे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन उनका नाम आप जब शास्त्री जी के साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ तो होती है। ठीक है रावत साहब, आपने सारी बात कह दी, फिर बाद में आप कह देते हैं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। नीरज साहब जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखो, मुझे खुशी है इन्होंने आज पहली बार नेहरू को प्रधानमंत्री माना, मुझे बहुत खुशी है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, सावरकर जो थे उन्होंने आजादी की लड़ाई में जब भाग लिया था ना, उनको जेल हो गई। फिर चिट्ठी किसने लिखी थी? उन्होंने खुद लिखी थी माफीनामे की चिट्ठी, हमने नहीं लिखी थी, उन्होंने खुद माफीनामे की चिट्ठी लिखी थी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात 1945 की बात बताता हूँ, जो ये कर रहे थे बात, जो सेकंड वायसराय था लॉर्ड विविल, उस लॉर्ड विविल के साथ चर्चिल के साथ जाकर वहां पे इंग्लैंड में जाकर बातचीत करके कौन आया था? ये लोग आए थे जो आरएसएस वाले संघी, और यहां पे आकर जिन्ना के साथ मिलकर देश की नक्शे खींच रहे थे। वो नक्शे बना रहे थे सेकंड वायसराय से, और नक्शा बना के फाइल में बंद करके रख दिया कि ये पाकिस्तान होगा, ये इंडिया होगा और जिन्ना इसका प्रधानमंत्री होगा। 1945 में ये सारी चीज फाइल तैयार कर दी गई थी। किसके द्वारा? आरएसएस।
पहले तैयार की गई थी वो 1945 में नक्शा खींचे की गई थी, वो 1945 में नक्शे खींच दिए गए थे। और ये लोग थे, जबकि ना गांधी जी को यह बात पता थी, ना और कांग्रेसियों को यह बात पता थी। और 1947 के अंदर जब लास्ट क्या झूठ बोल रहे हैं कि जिन्ना और जो है देश में दंगे करवा रहा है, और उस समय लॉर्ड चर्चिल से जब लॉर्ड जो लास्ट वाइस रहे थे माउंटबेटन, उन्होंने जब बात करी नहीं, तो ढींगरा उन्होंने कहा साहब, इंडिया में हमने जाके इतिहास की बात बहुत कर ली। और मैं चाहता हूं कि हम फिर से अपने मुद्दे पर आए इस पर। ये बात माउंटबेटन को भी नहीं पता थी कि सुनिए ये बात इतिहास में दर्ज है। ये बात माउंटबेटन को भी नहीं पता थी कि 1945 के अंदर नक्शे ऑलरेडी खींच चुके हैं। वो फाइल खोल माउंटबेटन को और कहा कि इस तरीके से आप इस देश को ऐसे टुकड़े करके आजाद कराइए। ये काम करने में आरएसएस और ये जिन्ना और ये सब लोग भागीदार थे। मैं आपको ऐलानिया यह बात कहता हूं, ये 1945 की रचना है। और जहां तक ये 1853 से 1947 तक की बात कर रहे हैं, मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं। 1857 में जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया, तब तो आरएसएस जन्मी भी नहीं थी। जो हेड गोयर थे वो 1925 के अंदर संघ बनाते हैं, और उससे पहले कांग्रेस के सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। इनको यह भी नहीं मालूम होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सच बात कह रहे हैं बनाते हैं और अपने संघ बनाकर अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं। और उसके बाद 1945 तक ये अपनी झुंडली बनाकर आरएसएस के लोग देश को बांटने का काम करते हैं। अंग्रेजों के इतिहास की बात बहुत होली सर, इतिहास की बात बहुत हो गई। ये यशवर्धन जी को भी सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़िए, फिर उसके बाद बात करिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? जितनी कास्टें इन्होंने तोड़ी हैं, हम हिंदुओं को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया? पटेल वर्सेस नॉन पटेल किसने किया? मराठा वर्सेस नॉन मराठा किसने किया? पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख किसने किया? ये सब इन्हीं की चालें हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर उस समय भारत तोड़ते थे। आज ये हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। हिंदुओं को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए हमने आजादी गौरव भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा है। और भारत को जोड़ने के लिए पूरे भारत के अंदर सभी स्टेटों के अंदर कांग्रेस अपना झंडा लेकर, अपना तिरंगा लेकर सभी इलाकों में यात्राएं कर रही है भारत जोड़ने के लिए। जो इन्होंने 8 सालों के अंदर तोड़ा है, और एक अपने देश के अंदर 1 लाख करोड़ कर्जा जो लिया है, वो भी लोगों को बताना है कि 8 सालों के अंदर 1 लाख करोड़ कर्जा ले लिया इन्होंने। पिछले जब देश आजाद हुआ था और अब तक सिर्फ 56 लाख करोड़ कर्जा था देश पे, आज 155 लाख करोड़ कर्जा है। तो ये कर्जा 100 लाख करोड़ जो लिया इन्होंने, महानुभाव ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने और ये जो सभी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये पैसा कहां गया ये बता रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, ठीक है। लेकिन दिलीप जी, एक तरफ भाड़ो जो देश को बिकने नहीं देंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ, देश को हम बचा के रखेंगे। ठीक है। इस करके कर रहे हैं यात्रा। ठीक है, ढींगरा साहब लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, तो दूसरी तरफ हर घर तिरंगा अभियान है। कैसे देख रहे हैं आप? अमित जी, बहस बात की हो रही थी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर, और हम इतिहास में चले गए। इतिहास जरूरी होता है, जानना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान समय पर बात हो रही है, आज की चीजों पर बात होनी चाहिए। एक तरफ आप करेंगे हर घर तिरंगा, और जो भारत जोड़ो अभियान है, ठीक है, भारत जोड़ो अभियान में भी कोई बुराई नहीं है। भारत जोड़ो अभियान का मतलब ये नहीं हो सकता कि भारत में कहीं कोई छूट है। भारत जोड़ो अभियान का मतलब कांग्रेस अपना भारत जोड़ो अभियान निकाल सकती है, अपने से जोड़ने की अभियान निकाल सकती है कि भारत कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस का जनाधार बढ़े, कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचे। इस बात को भी लेकर के अगर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो कोई बुराई नहीं। या इनको ये लगता है कि कोई जाति डिफरेंसेस आ गए हैं। नहीं, उनका तो ये दावा है ना कि समाज के अंदर जो टूट फूट हुई है, समाज के अंदर जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, कांग्रेस का उसको एकजुट करने की जरूरत है। समाज के अंदर अगर कहीं डिफरेंसेस आए हैं, जाति और जातीय डिफरेंसेस हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जातीय डिफरेंसेस हैं। अब वो कांग्रेस ने पहले से पैदा कर रखे थे या भारतीय जनता पार्टी ने आके इसको और बढ़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने डिफरेंसेस पैदा कर दिए, मेरा इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं।
नहीं है, लेकिन इस देश में जातीय डिफरेंसेस हैं और जातीय डिफरेंसेस तो कानूनी आधार पर है। रिजर्वेशन देख लीजिए, वो जातीय डिफरेंस को बताता है। कानूनी जब SC ST को लेकर के कानून अलग बना है, वो जातीय डिफरेंसेस को बताता है। इस देश में जातीय डिफरेंसेस हैं और कानूनी आधार पर है, हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस देश में जातीय डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप वाकई में जातीय डिफरेंसेस खत्म करना चाहते हैं तो फिर एक कानून खत्म कर दीजिए। जाति बेस्ड जो कानून है वो खत्म कर दीजिए, जाति बेस्ड जो स्कीमें है सरकार की वो खत्म कर दीजिए, जाति बेस्ड जो रिजर्वेशन है उनको खत्म कर दीजिए, जरूरतमंदों को सब कुछ दीजिए। इस देश में जो नीडी है और जो नीडी है वो जाति के आधार पर नहीं है, क्षेत्र के आधार पर नहीं है। उसकी स्थिति अगर खराब है तो उसकी वित्तीय स्थिति खराब है। उस वित्तीय स्थिति के आधार पर आपको जो सरकार से सहयोग देना चाहे वो दे दे, चाहे नौकरी में प्राथमिकता दे दे, चाहे पढ़ाई फ्री करा दे, चाहे राशन दे, चाहे जो कुछ देना चाहे। कांग्रेस अगर जातीय मतभेद को खत्म करना चाहती है तो पहले इसको अपने पीछे जो इन्होंने किया है उसको भी देखना पड़ेगा। इन्होंने वो डिफरेंसेस क्यों बढ़ाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो डिफरेंसेस को आगे क्यों बढ़ाया, और सारी सरकारें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके उस चीज को खत्म करते हैं। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल सही बात है। हाँ रावत साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, हाँ मैं आ रहा हूँ ना निगत साहब, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, जवाब तो आप ही को देना है सर। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन रावत साहब जी की बात का जवाब देना चाहता था मैं। अच्छा बोलिए 20 मिनट बोलिए 20 सेकंड, सॉरी बोलिए। अपने अपने समय में दे देंगे, मेरा समय है। हाँ। मेरा समय में पूरा रावत साहब मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा समय मिलेगा। जी की बात का अपने समय में दे उनको जवाब देना है। मेरी बारी है, अपने समय में मेरी भी बात का जवाब देना होगा। अच्छा चलिए, नहीं इकट्ठा दे देंगे। लेकिन रावत साहब सवाल है मेरा, सवाल मेरा ये है, मैं रावत साहब से सवाल, तो अभी अब जवाब, हाँ नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे देना आप। मुझे केवल जी की बात का भी जवाब देना। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे रावत साहब कि बताइए। कांग्रेस पार्टी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो आपको ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा क्यों लग रही है? और हर घर तिरंगा अभियान अगर आप निकाल रहे हैं, आप चला रहे हैं इस अभियान को, बड़े स्तर पर यह अभियान चल रहा है और लगातार किस तरीके से लोगों के अंदर जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है वो हम बखूबी देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो देश हित में नहीं बल्कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए या अपने पार्टी हित में निकाल रही है, या जैसे आपने उसका नाम दिया कि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी मैं पहले जो कुछ तथ्य गलत दिए गए उसके ऊपर मैं जल्दी से अपनी बात रखकर, और वो उसी से जुड़ी हुई आपकी बात है। हाँ, पहली बात तो ये कि लॉर्ड क्लिफ जिसको कहते हैं, रेड क्लिफ, उन्होंने विभाजन रेखा खींची थी, और वो जब वो उन यहाँ पर भारत का विभाजन कर जब इंग्लैंड पहुंचे थे तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप भारत या पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान होता था। उन्होंने कहा ना बाबा ना, मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं जा सकता, वहां पर 36 करोड़ लोग मेरी जान के प्यासे हैं, मैं इतना बड़ा पाप कर आया हूं। दूसरा, विभाजन को लेकर कांग्रेस ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विभाजन, इस देश का विभाजन मेरी लाश पर से होगा, लेकिन जानते हैं इस देश का विभाजन भी हुआ, कांग्रेस ही जीते रहे, हम सब जानते हैं। एक बार सुन लीजिए, आपके समय बीच में, तो ये भी एक तथ्य की बात है, लॉर्ड क्लिफ ने खींची थी। भाई पढ़ा करो इतिहास थोड़ा सा, बाद में बात करते हैं। जल्दी से मुझे अब इसी से जुड़ा हुआ है, मान ली बात नाम गलत प्रोनाउंस हो गया भाई साहब, हम भी पढ़ते हैं ना, गलती से बीच में मत बोलिए। जब आपकी बारी आ जी, इतने दिनों बाद आप आए हैं डिबेट पर, इतने दिनों बाद डिबेट पर आए हैं आपने, मैं भी तो चुप रहा था आपके समय। चलिए, इन्होंने भारत जोड़ो की जहां तक बात कही है, इस भारत जोड़ो अगर इस प्रकार का इनका मन और भाव है जिस प्रकार इन्होंने बताया, इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। संघ का विचार ही जाति रहित समाज बनाने का है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये जातीय भेदभाव कतई खत्म हो। अगर इस प्रकार की पावन पवित्र ये कोई काम करना चाहते हैं तो करें, लेकिन साथ साथ इनको जरूर बताना चाहिए कि इस देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो इस देश का विभाजन किया था, उस विभाजन में जब 14 अगस्त 1947 को इस देश का विभाजन हुआ, जिसमें 1.5 करोड़ लोग अपना घर, अपना परिवार, अपना संपत्ति, अपना स्थान छोड़कर भारत आए, उसका जवाब कौन देगा? 1 लाख लोग उस समय, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 10,000 माताएं बहनें अपनी अस्मिता लुटाकर भारत आई। उसके लिए शर्मिंदगी प्रकट करने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर आपने सत्ता प्राप्त की थी, आप उसका शर्मिंदगी प्राप्त करने के बाद, शर्मिंदगी व्यक्त करने के बाद आप जरूर भारत जोड़ो यात्रा करो, आपका स्वागत है। आप जरूर भारत जोड़ो यात्रा करो। किस प्रकार से नेहरू साहब ने देश की सेना को, और देश की सेना हमारी सशस्त्र थी,
चीन की सेना सशस्त्र नहीं थी जब देश आजाद हुआ। किस प्रकार से हमारी 25 लाख सेना थी, चीन के पास 1 लाख भी नहीं थी जब देश आजाद हुआ। आपने सेना को घटाकर किस प्रकार से उसको पंगु बनाने का काम किया, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। 32,500 किलोमीटर वर्ग जो 1962 में चीन को हथिया दिया और तिब्बत पूरे का पूरा थाली में रखकर आपने दे दिया। किस प्रकार से आपने भारत तोड़ा, उसके लिए शर्मिंदगी प्रकट करते हुए जरूर भारत जोड़ो यात्रा करो, मैं आपके साथ हूं। 1984 में किस प्रकार निर्मम, किस प्रकार से हत्या की, नृशंस हत्या की, 10,000 सिखों का कत्लेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। किसी समाज जाति ने नहीं किया, किसी वर्ग ने नहीं किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके गले में टायर जलाकर सिखों को मारा। उसके लिए शर्मिंदगी प्रकट करो, और शर्मिंदगी प्रकट करो उस शर्मनाक बयान जो राजीव गांधी ने दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके लिए शर्मिंदगी प्रकट कर कर आप भारत जोड़ो यात्रा करो, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं भी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाऊंगा। और फिर आप कहते हैं हिंदू को एक करेंगे। आप हिंदू का तो अस्तित्व मानते ही नहीं। आपकी नेता तो सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि राम जी का जन्म हुआ, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, हम तो अस्तित्व नहीं मानते। आपके नेता, आपके वर्तमान के नेता श्री राम जन्मभूमि के विरुद्ध जाकर कोर्टों में खड़े होकर कहते हैं इनको चुनावों तक टाल दो, 2019 तक के चुनाव से टाल दो। तो आप हिंदू एकता करना चाहते हैं और आज तक क्यों नहीं की। और मेरी अंतिम बात है, उसके बाद मैं कतई नहीं बोलूंगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर मेरी अंतिम बात पूरी करने दो, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। बात खत्म कर, उनको पूरा करने दीजिए, जवाब देना ना। इस देश के नहीं, मेरी मैं चुप हो जाऊंगा, केवल मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, पूरा करने बीच में कर रहे हैं। देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं भी आपकी तरह बीच में बोलूं। मैं अब तक नहीं बोला हूं, आगे भी नहीं बोलूंगा, मुझे पूरा करने दो। चलो, इस देश के अंदर पंचम जॉर्ज से लेकर क्वीन विक्टोरिया की 12 खंबा रोड, किस प्रकार 9 खंबे इन लोगों ने लगाए, किस प्रकार से सांता क्रूज से लेकर डमडम एयरपोर्ट बनाया। हम यहाँ पर हमारी सरकार आते जो है एक एक कर भारत के जो असली बलिदानी है। अमित जी खत्म कर रहा हूँ, अमित जी बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड कह कर दीजिए, समय बचा नहीं है उनका भी। हाँ, हमने चाहे मुंबई का छत्रपति, कोई मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हो, चाहे कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो, चाहे रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो, चाहे नागपुर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट हो, चाहे लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हो, हमने इस देश के जो असली उनको लिया। जब पंचम जॉर्ज को, क्वीन विक्टोरिया को, सांता क्रूज को लेकर घूम रहे थे, हमने किया। इसके लिए शर्मिंदगी प्रकट करके भारत जोड़ो अभियान करो, भारत का जन आपके साथ चलेगा। आप एक बार बोलिए, आपने का भी विरोध किया था, वो वंदे मातरम हो गया आपका ताबूत में हुआ था 1950 में। उसके बाद भी रावत साहब समय नहीं बचा मेरे पास। अमित जी, आप वंदे मातरम के खिलाफ खड़े हो जाते हो, जनगण के खिलाफ खड़े हो जाते हो। भारत जोड़ो नहीं, जवाब ले लीजिए ना। सोनिया और राहुल आवाज आनी है, भारत जोड़ो नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपके कंट्रोल में नहीं है। रावत साहब तरीका नहीं होता डिबेट का। रावत साहब इससे पहले भी आप लगातार हम करते रहे डिबेट, ऐसे नहीं होती डिबेट। कंट्रोल करें आप अमित जी, दूसरे की आंख में आंख डाल के खड़े होते हैं। रावत साहब ये तरीका नहीं है, रावत साहब आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। मिलते हैं, ठीक है रावत साहब, हो गया। ये क्या भारत जोड़ने के लिए मिलते हैं? कंट्रोल नहीं हो रहे प्रकार के साथ। बोले ढीना जी बोलिए, अगर आप ऐसे साथ दो, आप बोलिए क्या भारत जोड़ने की बात करते हैं? किस तो फिर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ से लेकर ये डिबेट का क्या तरीका देखिए, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अमित जी, मैं बहस तो कोई बात नहीं है, हमने रोज मिलना है, रोज करनी है, पर ये कंट्रोल का तरीका इनका ठीक नहीं है। ढाका और चिटागोंग आप देखिए, रावत साहब ये तरीका नहीं है डिबेट का। रावत साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। रावत साहब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? या जानबूझकर कर रहे हैं? आपके साथ चलेगा, लेकिन पवित्र मन के साथ आओ। रावत साहब हम बायकॉट करेंगे इनका।
चलिए मैं बता रहा हूं आपको एलानिया बोलिए फिर। बोलिए ढींगरा जी बोलिए, चिट्ठी समय खराब लिखेंगे मत इनको, हम करिए बाइकआउट ढींगरा जी, समय पहले खराब हो चुका है, बोलिए आप जल्दी से वो जवाब दीजिए। बाइकआउट के हम नाम इनकी पर बाइकआउट मुश्किल से करेंगे, तो इनको बड़ी चैनल मुश्किल पे से तो बैठने हिम्मत के जुटाई ना है बैठने मेरे के लिए सामने मजबूर आने करेंगे की। हम इनको। फिर ये ढींगरा साहब बिल्कुल बोलिए भाषा आप का जल्दी। प्रयोग नहीं चले जाओ, अपने सभ्य भाषा चले का जाओ, काम देश करते ने हैं। रावत साहब ये आपका तरीका नहीं है, रावत साहब इससे अपने पहले आप टाइप रावत करने का साहब, काम करते हैं। किसी का रावत ऐसे नहीं साहब, होती डिबेट। पड़ता। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी ये का ऐसा प्रवक्ता है डिबेट नहीं रावत होती साहब, देश ने कांग्रेस का बॉयकॉट ये किया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं रावत साहब आप? धक्काबाजी ये तरीका नहीं है डिबेट का। ये धक्काबाजी रावत साहब पहली बार नहीं डिबेट कर रहे हैं क्या आप? ये हरियाणा आप बात तो चैनल सुन ही के नहीं हेड रहे। देखे इस बात को। चलिए समय मेरे पास बचा ये नहीं है। हरियाणा चैनल के हेड देखे इनकी तरीके। देखिए ढींगरा जी आपके पास समय है, आपको अमित जी 20 मैं बोल सेकंड का रहा हूं, समय, आज बोलिए के आप बाद जवाब दीजिए इनको हम जल्दी से। चैनल के ऊपर एलानिया इनका बाइकआउट करेंगे। ढींगरा इस जी आदमी हो गया, ढींगरा जी बोलिए आप जल्दी से इस जवाब आदमी दीजिए। का एलानिया बाइकआउट करेंगे हम। अरे ढींगरा जी जवाब दीजिए ना आप, जवाब दीजिए, कमाल समय है, खराब मत आप लोग करिए। इनको छुट्टी नहीं करा सकते। चलिए। हद होगी। तथ्यों से रावत साहब आपका, देखिए, ढींगरा जी ऐसे आपका जवाब और दिलीप जी डर आपका गए। ऐसे जवाब मैं क्या दूं शुक्रिया जब? इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर तिरंगे के नाम पर क्या वाकई में राजनीति हो रही है, ये आप भी तय करिए, फैसला आप भी देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम लोगों में देश के प्रति भावना, तिरंगे के प्रति मान सम्मान और आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा हमारा, और लोगों में देश भावना जागे, देश के प्रति लोगों में एक अलग जगाने के लिए ये पूरा का पूरा जो अभियान है हम छेड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसके नाम पर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। फैसला आप करिए, कौन सच है कौन झूठ है। फिलहाल